सभी को नमस्कार और स्वागत है वीडियो में। छठी क्लास की किताब चल रही है अपनी आरबीएससी की, तो इसके 3 अध्याय हमने पहले पढ़ लिए हैं। चौथा अध्याय है इसका ग्लोब। तो आज हम ग्लोब को पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में आपने जाना कि पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह एवं उनके उपग्रह अपनी दूरी या अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है अक्ष और परिक्रमण क्या है, इसका दिन रात ऋतुओं से क्या संबंध है, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय में अंतर क्यों है, और सूर्य चंद्रग्रहण कैसे होते हैं। इन सवालों के जवाब हम इसी अध्याय में जानेंगे। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी गोल नजर आती है, किंतु पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों में थोड़ी चपटी है और मध्य भाग में उभरी हुई है। इस तरह इसकी आकृति होगी भूआब या पृथ्वीआकार। तो ऊपर से चपटी है ध्रुवों से और मध्य भाग में उभरी हुई है, तो इस आकृति को बोलते हैं भूआब या पृथ्वीआकार। हिंदी भाषा में भूआब का अर्थ पृथ्वी के समान आकार का होता है। ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर ऊपरी होने के कारण पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास है 12,756.6 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास हो गया इसका 12,714 किलोमीटर। तो भूमध्यवर्तीय व्यास तो इसका ज़्यादा है और ध्रुवीय व्यास कम है। क्यों? क्योंकि ये चपटी है ऊपर से और मध्य भाग में उभरी हुई है। तो लगभग 43 किलोमीटर अधिक है इसका भूमध्यवर्तीय व्यास। यानी देखें तो ये आकृति है पृथ्वी की वास्तविकता में, लेकिन ये दिखाई देती है गोल। तो ये उभरी हुई है यहाँ से भूमध्यवर्ती व्यास पर और ऊपर ध्रुवों में चपटी है, तो ये लंबाई ज़्यादा होगी 12,756 और ये ऊपर से नीचे ध्रुवों वाली होगी 12,714 किलोमीटर, तो लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। आगे बताया पृथ्वी तथा व्यास। तो ये चित्र में बताया गया है व्यास तो हो गया पूरा, जैसे पूरा आधा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव अलग कर दिया, ये तो हो गया इसका व्यास, और ये हो गया इसका अर्धव्यास, यानी ये अर्धव्यास और व्यास हो गया। तो पृथ्वी और व्यास ये क्या होता है, इस रेखा चित्र को देख के पता लगाइए कि पृथ्वी और व्यास अर्धव्यास किसे कहते हैं। अपने शिक्षक की सहायता से इसकी परिभाषा बनाई है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पृथ्वी लगभग 40,075 किलोमीटर और ध्रुवीय पृथ्वी लगभग 40,008 किलोमीटर है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। आओ करके देखें। तो ये बच्चों के लिए जैसे चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया पड़ती है, अगर देखी हो तो भी चंद्र ग्रहण पड़े तो अवश्य देखिए, क्योंकि गोल वस्तु की छाया गोल ही हो सकती है। तो ये बताया गया, समझाया गया भी इसकी आकृति गोल है। पृथ्वी के इस भूआबी आकार का पता, यानी ये जो भूआबी आकार है इसका पता कब लगा, तो ये एक फ्रांस का खगोल शास्त्री है जॉन रीचर। क्या नाम है इसका? जॉन रीचर। 1671 में इन्हें फ्रांस के राजा लुई 14 ने फ्रेंच गुयाना प्रदेश यानी दक्षिणी अमेरिका के एक टापू पर भेजा। यानी लुई 14 ने इसको, जो फ्रांस का राजा था, इसने जॉन रीचर को भेजा कोई खोज करने के लिए। तो वह टापू विषुवत रेखा के पास था। कौन सा? ये दक्षिणी अमेरिका का फ्रेंच गुयाना टापू। वहाँ पहुँचने पर रीचर ने देखा कि उसकी पेंडुलम की घड़ी प्रतिदिन फ्रांसीसी समय से 2.5 मिनट पीछे चल रही है। तो उस समय रीचर को इसका कारण नहीं पता चल सका भी ये क्यों हो रहा है, परंतु 1687 में जब 1687 में न्यूटन ने खोज की गुरुत्वाकर्षण की, ये भी एक फैक्ट निकल गया है। तो न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को प्रकाशित किया। तब रीचर ने अनुमान लगाया कि वह टापू चूँकि विषुवत रेखा के समीप था तथा फ्रांस विषुवत रेखा से दूर स्थित है,
इसलिए वहाँ गुरुत्वाकर्षण फ्रांस की तुलना में कम होने से पेंडुलम की गति धीमी हो गई थी। यानी गुरुत्वाकर्षण कम हो गया तो पेंडुलम की गति धीमी हो गई। इसी कारण ये इसकी घड़ी या पेंडुलम है यह 2.5 मिनट पीछे चल रही थी। यह अनुमान लगाया गया कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले दूर होंगे। यानी आकार का पता लगा रहे हैं, जैसे पृथ्वी का आकार कैसा है, इसी वजह से वहाँ गुरुत्वाकर्षण में कमी रही होगी। यानी ये मान रहे हैं कि जैसे अपने पृथ्वी के मध्य भाग की ओर आ रहे हैं, तो इसको बड़ा मानते हुए, इसके आकार में मानते हुए भी यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कम है, तो इसी कारण से इसकी पेंडुलम की गति धीमी हो गई। ये एक मात्र अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार विचर ने इस अनुमान द्वारा घड़ी के धीरे हो जाने का कारण तो पता चल रहा था, परंतु इससे पता नहीं चलता कि पृथ्वी विषुवत रेखा के पास फैली हुई है और ध्रुवों पे चपटी क्यों है, इसका पता नहीं लगा, जिसे समझने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। वास्तव में पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने के कारण लगने वाला बल केंद्र प्रसारक बल या केंद्र से दूर की ओर धकेलने वाला बल या अपकेंद्रीय बल, ये एक ही नाम है सभी। यानी केंद्र प्रसारक बल हो गया, केंद्र से दूर धकेलने वाला बल, अपकेंद्रीय बल द्वारा पृथ्वी मध्य भाग में उभार लिए हुए है। यानी पृथ्वी लट्टू की तरह अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसी को कारण माना है। जैसे लट्टू की तरह घूमती है तो यहाँ पे उभार हो गया भूमध्य रेखा पे बीच में, और ऊपर से होगी चपटी, तो ये भूआभी आकार होने का कारण बताया है। अब नीचे चित्र देके समझाया गया है अभी ये केंद्र प्रसारक बल क्या होता है। जब कोई वस्तु घुमावदार पथ पर गतिशील हो तो वह बहिर्गामी बल महसूस करती है। यानी कोई वस्तु घूमती हो एक जगह पे तो वो बहिर्गामी बल महसूस करती है, यानी बाहर की तरफ बल छोड़ती है। इस बहिर्गामी बल को केंद्र प्रसारक बल कहते हैं। बल का प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान, घूमने की गति और केंद्र से दूरी, यानी जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जितनी घूमने की गति ज़्यादा होगी, केंद्र से जितनी अधिक दूरी होगी, वो उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। यानी केंद्र प्रसारक बल उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। केंद्राभिमुखी बल ठीक इसके विपरीत है। ये तो हो गया केंद्राभिमुखी बल और ये हो गया केंद्र प्रसारक बल। ये इसमें दे रखा है फोटो में। केंद्र प्रसारक बल तो बाहर की तरफ ढकेला, ये तीर का निशान दे रखा है, और केंद्राभिमुखी बल अंदर की ओर ढकेलता है। आओ करके देखें। दिए गए मानचित्र को देखिए और स्वयं यह क्रिया कीजिए और बताएं आपने क्या महसूस किया है। ये ऊपर वाला चित्र के हिसाब से बता रहे हैं, भी ये करके देखिए। अब नीचे दे रखा है ग्लोब। ग्लोब क्या एक है लघु प्रतिरूप है किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति और उनकी दिशा आदि को समतल कागज़ पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा ग्लोब पर ज़्यादा सही रूप से दर्शा सकते हैं। इसलिए ग्लोब पर बने मानचित्र ही बिल्कुल सही मानचित्र होते हैं। विश्व के मानचित्र में ग्लोब की आपस में तुलना कीजिए। ये ग्लोब का चित्र दे रखा है। ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि ग्लोब की पृथ्वी का लघु प्रतिरूप क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष तथा कक्ष, यानी पृथ्वी का अक्ष और कक्ष क्या होता है? जब हम ग्लोब को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें पृथ्वी सीधी होने की बजाय एक तरफ झुकी हुई नजर आती है। जब आप देखेंगे कि यह किस प्रकार झुकी हुई है तो आपको पता चलेगा कि ग्लोब के स्टैंड पर एक कील है जो कि ग्लोब के भीतर से आर पार हो रही है। उसी की सहायता से ग्लोब झुका हुआ है। इस कील को हम अक्ष कहते हैं। इस अक्ष पर ग्लोब स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी, यानी ग्लोब की भांति जो मध्य से ये कील निकली हुई है, ये इसको अक्ष माना जाता है। तो इसी प्रकार
हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी की गति क्या होगी, कैसे घूमती है, घूर्णन कैसे करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी इसको ऐसे याद कर लो भी, पृथ्वी क्या है, एक पप्पू है, ये पप्पू। तो घूर्णन क्या हो गया, पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे मान लो पृथ्वी क्या है, एक पप्पू है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जो मध्य में से जो निकलती है जो रेखा, जो ग्लोब में काल्पनिक कील लगी हुई है, या इसी को अक्ष माना है हमने, तो इस पे जो ये कोण बनता है, ये कोण बन गया जैसे मध्य रेखा से, ये हो गया 66.5 डिग्री का, ये 66.5 डिग्री का कोण हो गया। पृथ्वी का अक्ष पर अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात पृथ्वी घूर्णन करने का अक्ष उसके परिक्रमण कक्ष पर झुका हुआ है, यानी इसके ऊपर झुका हुआ है, इसी से ये घूर्णन करती है। और ये नीचे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बताया गया है, ये तो बीच में होगी, जैसे 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। तो पृथ्वी पूर्व की तरफ झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और ये अपने अक्ष पर यानी परिक्रमण कक्ष, इस पे कोण बनाती है 66.5 डिग्री। ये दोनों अलग अलग हैं, एक तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है यानी सीधा माने इसको, ये बीच में माने तो ये इस पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ये इसका अक्ष हो गया बीच में, और अपने परिक्रमण कक्ष पे इसका कोण बनता है 66.5 डिग्री का। ये याद रखने वाली बात है। अब आगे दिया हुआ है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। पहले अक्षांश पढ़ते हैं। पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से भूगोलवेत्ताओं द्वारा कुछ लेटी हुई और कुछ खड़ी रेखाएं बनाई है। इन्हीं रेखाओं में से पृथ्वी पर आड़ी लेटी हुई पूर्व से पश्चिम रेखा है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा नाम दिया गया है। यानी जो पृथ्वी के सेंटर से निकलती है, मध्य से निकलती है, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होगी। इस प्रकार विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण दो बराबर भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। सामान्य सी बातें हैं। इस भूमध्य रेखा के से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति को अक्षांश कहते हैं। यानी ये पृथ्वी होगी अपनी, तो इसमें जो बीच में से रेखा निकलती है भूमध्य रेखा, यानी इस तरह से ये उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिण ध्रुव की तरफ ये खींची गई रेखा अक्षांश रेखा होती है। तो ये कोण बनाती है, जैसे ये एक कोण इधर बन गया, ये एक कोण इधर बन गया, तो इस कोण से इस कोण की तरफ बनाने वाली रेखा अक्षांश रेखा हो गई। उत्तर से दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से कुल 180 अक्षांश होते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। यानी अक्षांश रेखा है जो मध्य से होकर निकलती है ऐसे करके, वो अक्षांश रेखा है। यानी आड़ी खड़ी हुई नहीं, आड़ी रेखा, पड़ी हुई रेखा, वो अक्षांश रेखा होगी। लगभग 180, लगभग क्या इसमें दे रखा है, कुल 180 होती है। और ध्रुवों पे देखें तो वो रेखा नहीं होती है, बिंदु की तरह होती है। यानी ऊपर तो पॉइंट हो गया सीधा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का, और बीच में होगी 90 ऊपर हो गई, ये 0 डिग्री हो गई, 90 नीचे हो गई। कुल मिला के 180 अक्षांश होते हैं। अक्षांश कितने होते हैं? 180। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। यानी ऊपर की तरफ जाएंगे तो कमी आएगी, ऊपर जाके एक मात्र बिंदु में बदल जाएगी ये रेखा, नीचे की तरफ भी कमी आएगी। उत्तर से दक्षिण ध्रुव बिंदु है, 90 डिग्री
90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। अब प्रमुख अक्षांश वृत्त यानी कौन कौन सी रेखाएं हैं ये बताएगी। अब इसमें देखते हैं, यही ऊपर थ्योरी दे रखी है अपनी, इसको चित्र में देख लेते हैं अपने। ये ऊपर हो गया 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये हो गया 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ये बीच में होगी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। तो ऊपर वाली होगी कर्क, नीचे वाली होगी मकर, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो आ गई 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, नीचे हो गई अपनी 23.5 डिग्री मकर रेखा, यानी ये कर्क रेखा ऊपर वाली उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में मकर रेखा। अब इससे नीचे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो ऊपर आर्कटिक रेखा आ गई 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री हो गई अंटार्कटिका रेखा। इस तरह से ये बताया गया इसमें। अब अक्षांश रेखा पढ़ ली हमने, देशांतर और देशांतर रेखा। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जो लंबवत रेखा यानी खड़ी रेखा इस तरह से जिसे मध्य भाग में खींची जाती है वो 0 डिग्री देशांतर, यानी जो मध्य भाग में तो होगी 0 डिग्री, 180 इधर हो गई और 180 ये पश्चिम में हो गई, ये पूर्व पश्चिम में 180, ये चारों तरफ पृथ्वी कैसे रेखाएं खींची गई है। ये लगभग पूरी लगभग क्या है 360 है हो गई, 180 इस तरफ 180 इस तरफ और बीच में से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इस प्रकार प्रधान मध्यांतर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान को कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है, यानी 180 और 180 दोनों तरफ। समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। यह रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, यानी मानक समय रेखा होगी ये 0 डिग्री। इसको गुजारा गया है इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से। तो उसमें इंग्लैंड ही था, इसने उपनिवेश बना रखे थे सभी देशों को, तो इसी ने भी समय रेखा अपने देश से गुजारी है। तो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। तो इस रेखा के पश्चिम में स्थित 180 देशांतर, पश्चिम में स्थित 180 देशांतर पश्चिमी देशांतर और पूर्व के 180 देशांतर पूर्वी देशांतर रेखाएं हो गई। टोटल होगी 360। आओ करके देखें। अब आ गया स्थानीय व मानक समय। इसमें से क्वेश्चन बनता है, ये समय निकालना होता है। तो इसकी एक ट्रिक क्या है, ये एक सूत्र दे रखा है नीचे। जैसे हो गया पृथ्वी, अब तक हम जान चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसी वजह से पृथ्वी पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है। तो पृथ्वी 24 घंटे में अपना घूर्णन पूरा करती है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है पूरी, और पूरी 360 घूमने में 24 घंटे लगते हैं। चूँकि 24 घंटे पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, यानी 360 भाग 24 घंटे से भाग देंगे 360 डिग्री का तो 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री हो गई। और 1 डिग्री घूमने में हो गया 4 मिनट का समय। नीचे सूत्र दिया गया है, पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है कितने समय में, 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। तो 1 डिग्री घूमेगी कितने मिनट में, 60 मिनट का भाग देते हैं हम 15 डिग्री से तो 4 मिनट में, यानी 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। और ये 15 डिग्री घूमेगी 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। इस प्रकार समझ गए होंगे कि सूर्य की किरण को देशांतर से एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी जो देशांतर रेखा काल्पनिक बनाई गई है, इसको एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो सूर्य की किरणें देशांतर रेखाओं पर पड़ती है। इससे
जिसमें पहले ये किरणें पूर्वी देशांतर पर और बाद में पश्चिमी देशांतर पर पड़ती है। इस प्रकार किन्हीं दो देशांतर के मध्य 4 मिनट का समय रहता है। तो ये जो देशांतर रेखा होगी, इसमें एक के मध्य, एक से दूसरे के मध्य सूर्य की किरणें पहुंचने में कितनी 4 मिनट का समय लगती है। स्थानीय समय, किसी स्थान पर सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। यानी सूर्य की स्थिति के आधार पर ज्ञात किया गया समय स्थानीय समय होता है। जब सूर्य हमारे सिर के सीध में ऊपर होगा तो 12 बजे का समय माना जाएगा। तो उस स्थान पर किसी खंभे या की सबसे लंबी परछाई क्रमशः सूर्योदय या सूर्यास्त में बनती है। तो सीधा सूर्य ऊपर चमकेगा तो उसकी परछाई नहीं बनेगी नीचे। तो सूर्योदय और सूर्यास्त में ये परछाइयाँ बढ़ती रहती है, इस तरफ में से परछाई बनेगी। तो अतः हम जब किसी स्थान पर 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ देते हैं। यानी ये इस तरह से है जैसे ये पूर्व और ये पश्चिम हो गया, ये हो गया। तो पश्चिम की तरफ, यानी ये एक सेंटर में रेखा मान ली हमने, ग्रीनविच रेखा। तो इससे इस तरफ जाएंगे तो 4 मिनट, ये क्या बताया गया इसमें। अतः हम जब किसी स्थान से पूर्व की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ देते हैं। यानी पूर्व की तरफ, इस तरफ तो हम जोड़ेंगे, इस तरफ हम घटाएंगे। यानी पश्चिम की तरफ जाएंगे तो घटाएंगे। ये 1 डिग्री हो गई, ये डिग्रियाँ हो गई। इसी हिसाब से यानी ये हो गया इसका समय निर्धारण। ये इसकी हो गई मध्य रेखा, यानी पश्चिम और पूर्व। इस तरफ जाएंगे तो 4 मिनट घटेगा, 4 मिनट घटेगा, और इस तरफ जाएंगे तो 4 मिनट प्लस हो जाएगा। ऐसे करके स्थानीय समय निकलेगा। तो इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। यदि अगर हम मान लें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर वहाँ का स्थानीय समय सुबह के 8 बजे हैं, यानी इसको मानते हैं हम, जैसे ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, तो वहाँ का स्थानीय समय 8 बजे, यहाँ का समय 8 बजे मान लिया हमने। तो इसी स्थान से हम 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो स्थानीय समय 4 मिनट बढ़ जाता है। तो पूर्व की तरफ जाएंगे, 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये 8 मिनट और 8:04 हो जाएगा, क्योंकि 4 मिनट इसमें जुड़ेगा। पूर्व की तरफ जाएंगे तो जुड़ेगा और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये घटेगा। यानी 1-1 डिग्री के हिसाब से बढ़ता जाएगा, 4 मिनट फिर 8 मिनट, ऐसे करके आगे इस तरफ घटेगा। तो यहाँ पे 8 बजे हैं सेंटर में, मध्य में, तो इसी हिसाब से 4 मिनट इसमें जुड़ गया। तो ये मध्य में तो हो गया 8 बजे, और अपने पूर्व की तरफ जाएंगे तो 8:04 1 डिग्री पे होगा। जबकि 1 डिग्री पश्चिम पे जाने पर 4 डिग्री, ये 4 मिनट घट जाएगा इसमें। तो 8 बजे हैं सेंटर में, मध्य में, तो इस तरफ जाएंगे पश्चिम में तो 7 मिनट 7:56, यानी कि इसमें घट गए कितने 4 मिनट 1 डिग्री जाने पर पश्चिम की ओर। इस तरह से बताया गया। प्रमाणिक समय हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रत्येक देशांतर का अपना अलग अलग समय होता है। इस तरह किसी भी एक देश में कई देशांतर रेखाएं होती है। तो एक देश में कई स्थानीय समय हो सकते हैं। सभी स्थानों पर समय उनके देशांतरों से निर्धारित करेंगे। तो देशांतर के हिसाब से समय निर्धारित होगा 1-1 डिग्री। तो किसी भी देश में एक निश्चित समय का पता लगाने में समस्या आएगी। तो बड़ा देश हो गया, बड़ा क्षेत्रफल हो गया, तो कई देशांतर रेखाएं गुजरेगी उसमें से, ऐसे करके। तो इसमें दिक्कत होगी समय में, क्योंकि वहाँ अनेक देशांतर रेखाएं गुजरेगी। जैसे जब जयपुर में 8 बजे होंगे, तब जैसलमेर में 7:40 का समय होगा। ये डिग्री के हिसाब से बताएं,
क्योंकि इन दोनों शहरों के मध्य 5 देशांतरों का अंतराल है, यानी 5 देशांतर हो गए तो हर देशांतर में 4 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 बजे हैं जयपुर में, तो 5 देशांतरों का अंतर हो गया। तो जैसलमेर में, जैसलमेर क्योंकि इस तरफ है, पश्चिम की तरफ है, तो ये इसमें से घटाएंगे तो 7:40 निकलेंगे, क्योंकि 5 देशांतर हो गए तो 5 इस हिसाब से हो गया 8 बजे हैं, तो इसमें से घटाएंगे तो 7:40 जैसलमेर के हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के समय में अंतर से हम सभी के कार्यों पर अलग अलग स्थानों के कारण, अलग अलग समय होने के कारण बहुत असुविधा होगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक देश ने अपना प्रमाणिक समय निर्धारित कर लिया। अभी इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक प्रमाणिक समय, एक स्थान निर्धारित कर लिया। तो उस देश के मध्य से गुजरने वाली रेखा देशांतर रेखा को निश्चित किया गया। इस रेखा पर होने वाले समय को देश का प्रमाणिक समय या मानक समय मान लिया गया। अभी एक देश के हिसाब से मान लिया, एक देश के अंदर जो एक निश्चित रेखा मान ली देशांतर रेखा, उसी को हम प्रमाणिक समय रेखा मान लेते हैं। अब भारत की बात करें, भारत में ये कौन सी है? इसी मानक समय की गणना ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर में स्थित के संदर्भ में करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हमारे देश यानी भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित की गई। अपनी समय रेखा कौन सी होगी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि यह देशांतर ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व दिशा में स्थित है, यानी पूर्व दिशा में है, तो इसमें समय जुड़ेगा। इसलिए ग्रीनविच रेखा में स्थानीय समय 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत का समय का पता चलता है। तो जो ग्रीनविच रेखा खींची गई है समय निर्धारण के लिए पूरी पृथ्वी की, इंग्लैंड में ग्रीनविच शहर में है, तो उसी को आधार माने तो 82.5 डिग्री भारत में जो खींची गई रेखा है, जो हमारी समय रेखा है, तो उसमें 5.5 घंटे जुड़ जाएंगे। इसलिए ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत का समय का पता लगाया जाता है। अगले प्रश्न में दिए गए मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। तो आगे ये मानचित्र दे रखा है विश्व का प्रमाणिक समय। तो इसमें ये बीच में से ग्रीनविच रेखा निकाली गई है। ग्रीनविच शहर है इंग्लैंड का ये, तो इसमें दिखाया गया है सारा किस किस देश में कौन कौन सी रेखा निकली गई है। ये अपने 82.5 डिग्री ये होगी अपने भारत देश की रेखा, 82.5 डिग्री अपनी समय रेखा होगी। आओ करके देखें। पिछले प्रश्न में दिए गए मानचित्र को देकर पता लगाइए कि कहाँ कहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ा मेढ़ा किया गया है और वह किन महासागरों से गुजरती है। तो महासागरों के हिसाब से इसको टेढ़ा मेढ़ा किया गया है रेखा को, ये होगी इसका। पता लगाइए कि अगर ग्रीनविच शहर 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 8 बजे हैं तो भारत में क्या समय होगा। तो ग्रीनविच रेखा पे सुबह 8 बजे हैं तो भारत में होगा तो 5.5 घंटे ऐड हो जाएंगे इसमें। तो 8, 9, 10, 11, 12, 1:30 हो जाएगा इसका। यदि किसी देश का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक हो तब ऐसी स्थिति में उस देश में एक से अधिक मानक समय निर्धारित किया जाता है, क्योंकि पश्चिम से पूर्वी समय में अंतराल बहुत अधिक होते हैं। रूस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में एक से अधिक मानक समय है। तो ये देश हैं रूस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें एक से अधिक मानक समय है, क्योंकि इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम में अधिक है। तो इस हिसाब से इनमें एक से अधिक मानक समय। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा से नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का समय आगे
और 0 से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच का समय पीछे रहता है। ये हमने पहले पढ़ा था। क्या आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने में एक दिन कम कर दिया जाता है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है। यानी अगर कोई नाविक है, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको पार करता है, यानी वो नाव लेके इधर जाता है, तो अगर ये इस तरफ जाए यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन कम कर दिया जाता है। तो पूर्व से पश्चिम अगर जाएगा तो एक दिन कम हो जाएगा इसका, ऐसे एक दिन कम हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा। और अगर ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगा तो इसका एक दिन जुड़ जाएगा। इस तरह से ये बताया गया। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी पर रहते हुए कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं तथा पृथ्वी पर सर्दी गर्मी और कभी बरसात क्यों होती है। इनका कारण पृथ्वी की गतियाँ हैं। तो पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होगी, एक तो दैनिक, दो प्रकार की गतियाँ, एक तो होगी दैनिक घूर्णन गति और वार्षिक या परिक्रमण गति। दैनिक घूर्णन गति होगी, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो उसकी घूर्णन गति होगी। परिक्रमण गति होगी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये तो होगी इसकी परिक्रमण गति, ऐसे घूमती है। ये वार्षिक होगी, यानी 365 दिनों में लगभग ये एक चक्कर लगाती है अपना पूरा, ये तो उसकी होगी परिक्रमण। यानी इसको लेते हैं जैसे परिक्रमा पथ होता है जो मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको परिक्रमा कहते हैं। तो उसी आधार पर हम देख लेते हैं। ये हो गया इसका घूर्णन गति, दैनिक गति, हर दिन 24 घंटे में एक बार एक चक्कर पूरा लगाते थे, घूर्णन गति। यदि आप यह समझ चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर घूर्णन पूरा करती है। इसलिए एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसे सौर दिवस के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, पृथ्वी के घूमने से समय के मापन में सुविधाजनक पैमाना मिलता है, जिससे 24 घंटे को दिन और रात और घंटों, मिनट या सेकंड में विभाजित किया जा सकता है। यानी घूर्णन गति के हिसाब से, यानी 24 घंटे में एक घूर्णन गति पूरी करती है, यानी एक चक्कर लगाती है अपने इस जगह पे, अपने अक्ष पे। तो उसी हिसाब से दिन और रात की गणना की जाती है और समय घंटे, मिनट और सेकंड में विभाजित किया जा सकता है। दूसरा, पृथ्वी की भौतिक या जैविक प्रक्रियाएं घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। तो पृथ्वी की जैविक और भौतिक, क्यों सुबह दिन रात धूप निकलती है फिर रात को, तो इसमें जैविक प्रक्रियाएं और भौतिक ये दोनों ही इससे प्रभावित होती है। हमारी पृथ्वी में घूर्णन के कारण ही यहाँ पर दिन और रात की प्रक्रिया चलती है। तो दिन रात क्यों बनते हैं? घूर्णन की वजह से, ना कि परिक्रमा की वजह से। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु इसी दैनिक क्रम में चलते हैं। पेड़ पौधे दिन में सौर ऊर्जा को एकत्र करते हैं और रात में उनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार कुछ पशुओं की क्रियाशीलता दिन में होती है और कुछ की रात में होती है, और कुछ जैसे होते हैं जानवर निशाचर होते हैं रात में निकलते हैं। दिन रात का यही चक्कर पृथ्वी की दैनिक तापीय चक्र को गतिशील बनाए रखता है। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल है, इसी कारण एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जो चित्र में दिखाया गया है। सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन होता है और लेकिन दूसरा भाग सूर्य के विपरीत होता है, तो वहाँ रात होती है, ये बताया गया इसमें। इस प्रकार ग्लोब पर ही वृत्त गोला जो दिन तथा रात में विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति या प्रकाश वृत्त कहते हैं। ग्लोब में जो वृत्त दिखाया जाता है गोला, उसमें दिन या रात में विभाजित करता है, तो उसे प्रदीप्ति या प्रकाश वृत्त कहा जाता है, जो भाग सूर्य की तरफ रहता है। आओ करके देखें, ये प्रयोग है बच्चों के लिए। एक टॉर्च लीजिए, इसके द्वारा ग्लोब या किसी एक दिशा में रोशनी डालें, ग्लोब का अक्ष घुमाइए, दिन रात की प्रक्रिया कैसे होती है। घूर्णन के बाद होगी अपनी अगली परिक्रमण गति, जो 1 साल में पूरी होती है।
पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जिस पथ या रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे पथ को कक्ष कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय सतह पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पहले पढ़ा था हमने। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहते हैं। यानी एक निश्चित उसकी एक जगह होती है, उसी में वो एक गति सूर्य की तरफ, सूर्य के चारों ओर करता है। इसी कारण एक वर्ष में पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे, कितने हो गए? 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। इसी कारण एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। शेष बचे हुए जो 6 घंटे होते हैं वो 4 वर्षों में 24 घंटे में एक दिन बनाते हैं। यानी 24 घंटे एक दिन बनाते हैं, कितने? 4 वर्षों में। यानी कि 6 घंटे है उसको ये बांटा गया इसमें। ये 4 वर्षों में 24 घंटे में एक दिन बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन फरवरी महीने का जोड़ा जाता है। तो यही कारण है इसमें। जैसे फरवरी 28 की या 29 की होती है तो इसी वजह से होती है। जैसे पृथ्वी ने 365 दिन का चक्कर लगाया तो इसमें बचे हुए 6 घंटे हो गए। तो 6 घंटे को अगर हम 24 मिनट में यानी 24 घंटे में जोड़ें, यानी एक दिन बनाएं, तो वो प्रक्रिया होगी 4 सालों में। तो 4 सालों के दौरान हर चौथे वर्ष में एक दिन फरवरी का एक महीने में जोड़ा जाता है। तो इसी कारण उस वर्ष में हर चौथे वर्ष फरवरी का महीना 28 दिन के बजाय कितना होता है? 29 दिन का होता है, जिसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। यानी जिस चौथे वर्ष में फरवरी का महीने में एक दिन जोड़ा जाता है, 29 दिन किए जाते हैं, उसे बोलते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष। जैसे वर्ष 2012 एक लीप वर्ष था, तो इसी को आधार मान लेते हैं। 2012 से अगर क्वेश्चन आए तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आओ करके देखें। सन 2012 के बाद अगले 5 अधिवर्षों का पता लगाइए। तो 4 वर्ष जोड़ के इसमें देख लेंगे। ऋतुएं, क्या आप जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई, यानी 23.5 डिग्री होगी पृथ्वी का झुकाव। इसी झुकी हुई स्थिति में ही यह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है। यानी ये झुकी हुई है, इसी के आधार पर ये अपने परिक्रमा सूर्य के चारों ओर पूरी करती है। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं का एक चक्कर पृथ्वी द्वारा की गई सूर्य की परिक्रमा पर निर्भर करता है। पृथ्वी में एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की किरणें सीधी उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा पर कर्क रेखा के मध्य गिरती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यह स्थिति पुनः सितंबर से मार्च माह में सूर्य की सीधी किरणें दक्षिण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य गिरती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत या दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ये चित्र से ज़्यादा बढ़िया समझा जाएगा इसमें। जैसे ये सूर्य हो गया तो इसकी किरणें सीधी बढ़ गई दक्षिण गोलार्ध में, यानी ये स्थिति हो गई 21 मार्च को और 23 मार्च को। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है और 23 मार्च को ये शरद ऋतु में होता है। इसमें ये शरद ऋतु में, ये बसंत ऋतु में। तो इस दिन ये दिन और रात की अवधि समान होती है। किस दिन? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो इसमें देखते हैं हम, जैसे 21 जून को उत्तरी अयनांत उत्तरी गोलार्ध में तो हो गया ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि सूर्य की किरणें इस पर पड़ेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में हो गया शीत ऋतु। ये हो गई 21 जून की बात। यानी हमारे भारत के हिसाब से देखें तो 21 जून को गर्मी होती है, तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है कर्क रेखा पे। तो हमारा देश कर्क रेखा पे स्थित है। और इससे विपरीत देखें तो 22 दिसंबर यानी सर्दी हमारे भारत में पड़ती है सर्दियाँ,
तो उस समय क्या होता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, और अपना हो गया कर्क रेखा ऊपर उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारे तो सर्दी होगी और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। तो ये इस चित्र में बताए गए हैं। 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी विषुवत वर्त पर होती है। इस दिन पृथ्वी पर दिन या रात बराबर होते हैं, जिसे उत्तरी विषुव या बसंत विषुव कहते हैं। यानी ऊपर वाला जो विषुव होता है, ऊपर वाला उत्तरी विषुव, इसे बसंत विषुव कहते हैं। इस समय न तो अधिक सर्दी होती है और न अधिक गर्मी होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में सर्द ऋतु होती है। 21 मार्च के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ बढ़ती है। तो 21 जून को किरणें सीधी कर्क रेखा पर गिरती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे उत्तरी अयनांत कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो ये ऊपर डायग्राम में हमने समझा था चित्र में। ये 21 जून। तो आगे देखते हैं। 23 सितंबर के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ती है तथा 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती है। तो अपना भारत हो गया कर्क रेखा पे, नीचे होगी मकर रेखा, तो सूर्य की किरणें गिरेंगी। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में तो होगी सर्द ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होगी ग्रीष्म ऋतु। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होती है। ये दिसंबर में 22 दिसंबर को बताया गया है। ये 22 दिसंबर में सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पे और मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है 22 दिसंबर के बाद, और 21 मार्च को सीधी किरणें पुनः विषुवत रेखा पर गिरती है। तो इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस प्रकार पृथ्वी विभिन्न ऋतुओं से गुजरते हुए अपने कक्ष में परिक्रमण का एक वर्ष पूरा करती है। तो ये हो गया, इसमें देख लिया हमने। अब आगे अपना सूर्य तथा चंद्रग्रहण। सूर्य तथा चंद्रग्रहण बहुत ही रोचक एवं भव्य खगोलीय घटनाएं हैं। इसे देखने के लिए वैज्ञानिक हमेशा उत्सुक रहते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। तब सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाती है, तो ये किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। इस कारण इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी सूर्य ग्रहण में ऐसा होता है जैसे चंद्रमा आ जाता है बीच में, चंद्रमा आ जाएगा बीच में, ये आ गया सूर्य अपना और ये आ गई पृथ्वी। तो ये बीच में आ जाएगा तो सूर्य की किरणें ये रोक लेगा, तो पृथ्वी पे अंधेरा हो जाएगा। तो ये हो गया सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य को इसने रोक लिया। सूर्य के ग्रहण लगा दिया किसने? चंद्रमा ने। तो सूर्य ग्रहण का कारण इसमें स्थिति पूछ सकते हैं, जैसे आगे हो गया, बीच में हो गया चंद्रमा और आगे हो गया सूर्य और तीसरी पोजीशन पे हो गया पृथ्वी। तो ये तो हो गया चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो गया। एक स्थिति ऐसी आती है जैसे यहाँ पे तो पृथ्वी आ गई बीच में, ये हो गया सूर्य, ये हो गया सूर्य अपना, पृथ्वी आ गई बीच में, ये आ गया चंद्र। तो पृथ्वी की छाया पड़ेगी चंद्रमा पे, तो ये हो गया चंद्र ग्रहण। तो इस बार ग्रहण लग गया चंद्र पे, लगाया किसने? पृथ्वी ने, क्योंकि बीच में आ गई पृथ्वी। तो इस तरह से ये समझना पड़ता है अपने। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बहुत ही रोचक। इसमें पृथ्वी और चंद्रमा अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में रेखा में आ जाते हैं। तो इसी कारण ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। इस स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाती है, यानी चंद्रमा आ गया पृथ्वी और सूर्य के मध्य, तो हो गया
चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो गई सूर्य की किरणें, तो सूर्य हो गया इसमें अवरुद्ध, तो ये लग गया सूर्य के ग्रहण। पृथ्वी किसी भाग में पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है, पृथ्वी के किसी भाग में पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है और कई आंशिक ग्रहण देखा जा सकता है, अलग अलग जगह पे होता है। इस प्रकार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा बाधित होने के कारण चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तो चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण हो गया। एक स्थिति आएगी जिसमें चंद्रमा बीच में आएगा और एक स्थिति आएगी जिसमें पृथ्वी बीच में, पृथ्वी बीच में आ गई तो लग गया चंद्र ग्रहण, और अगर चंद्रमा बीच में आ गया तो लग गया सूर्य ग्रहण। ये दो चीज़ें हो गई। ये आगे नीचे बताया गया डायग्राम पे, ये सूर्य हो गया, ये इसमें दिखाया गया, ये पृथ्वी हो गई, इसकी ये रोशनी रोक रही है, बीच में पृथ्वी हो गई, ये चंद्र ग्रहण हो गया, और इसमें हो गए बीच में सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में हो गया। ये दो स्थितियाँ दिखाई गई है। और ये देखो इसमें ये भी दे रखा है सूर्य ग्रहण अमावस्या और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा, ये भी देखने वाली बात है। यानी इसमें अमावस्या और पूर्णिमा भी एक सस्पेंस रहता है थोड़ा, जैसे बढ़ता हुआ चांद हो गया, महीने के जैसे 15 दिन हो गए ये, और ये हो गए बाद के 15 दिन, 1 से 15, 15 से 30, तो इसमें बढ़ता हुआ चांद होगा, आगे घटता हुआ चांद होगा, इस तरह से होगा। जैसे घटता हुआ चांद हो गया तो अमावस्या की तरफ बढ़ेगा, अंधेरा होगा, और बढ़ता हुआ चांद होगा पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष। आओ करके देखें, एक टॉर्च, एक बड़ी छोटी गेंद लीजिए, दोनों गेंदों को एक सीधी रेखा में रखिए, ये बताया गया बच्चों के लिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण समझ जाएं। ये शब्दावलियाँ दी गई है। गुरुत्वाकर्षण किसी पिंड द्वारा अपनी खींची गई शक्ति, मानक समय किसी देश की प्रमुख मध्याह्न रेखा होगी, तिथि रेखा होगी, 180 डिग्री देशांतर, नए दिन की शुरुआत का स्थान। ये नीचे क्वेश्चन हो गए। वह रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को विभाजित करती है कहलाती है। ये सामान्य से क्वेश्चन है। पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, ये खालिस्तान हो गए। पृथ्वी का भूमध्य प्रतिव्यास से अधिक होता है, ये वही है चपटी ध्रुवों पे। ये कुछ क्वेश्चन और हो गए। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। आगे देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। धन्यवाद सभी का, थैंक यू।